नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च करेंगे नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य, इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम समकालीन कहानी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नई कहानी से अब तक के बारे में जानकारी लेते हैं। माना जाता है कि नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया, किंतु कुछ लोग इसका श्रेय नामवर सिंह को भी देते हैं। परीक्षा में अगर इस तरह से प्रश्न बने कि नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया और भी बी सी डी इस तरह से नाम आए तो आप दुष्यंत कुमार को ही टिक करिएगा। लेकिन अगर नामवर सिंह का नाम आता है तो आप नामवर सिंह का नाम यहाँ पे राइट करिएगा। दोनों विकल्प एक साथ नहीं आएंगे तो दुष्यंत कुमार या फिर नामवर सिंह दोनों में से एक आएगा। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार और नामवर सिंह को देते हैं। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला था जिसमें 18 लेखकों की कहानियां शामिल की गई थी। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पूछा जाए नई कहानी क्या है तो आप इस तरह से एक छोटा सा परिचय दे सकते हैं। समय के बारे में बात करते हैं। नई कहानी 1954 वर्ष के प्रारंभ के अंतर्गत मानी जाती है और लेखक त्रयी प्रवर्तक इसे माना जाता है। मधुरेश के अनुसार नई कहानी का समय मोटे तौर पर 1954 ईस्वी से 1963 तक की सीमाओं को बांधा जा सकता है। रामचंद्र तिवारी ने लिखा है, कहते हैं सन 1954 के आगे की कहानी सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई। तो दोस्तों, इस तरह से नई कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दिया है। कहानी पत्रिका इलाहाबाद तथा नई कहानियों दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक मैंने आपको बताया है भैरव प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने इस आंदोलन की गति को क्या किया, प्रदान की है। 1942 में बंद हुई कहानी पत्रिका का 1954 ईस्वी में पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ। पहले ये 1942 में बंद हो गई थी कहानी पत्रिका और 1954 में ये पुनः प्रकाशन के अंतर्गत आ गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं नई कहानी के यहाँ पे हिंदी के प्रमुख कहानी, आंदोलन और प्रवर्तक कालक्रमानुसार है। इसका आप देख रहे हैं नई कहानी। नई कहानी के प्रवर्तक के अंतर्गत आप देखेंगे कि 3 नाम आते हैं। पहला राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र, मोहन और कमलेश्वर, ये तीनों का नाम याद रख लीजिएगा। समय काल है 1956, ठीक है, समय काल है 1956, इसको याद रख लीजिएगा। बात करते हैं अ कहानी। देखिए, प्रश्न बनता है, इस तरह से प्रश्न बनेंगे। ये नई कहानी के प्रवर्तक के बारे में बताइए, नाम दे दीजिएगा या समय काल दे देता है 1956। अ कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो अ कहानी के प्रवर्तक है गंगा प्रसाद विमल, 1960 में है। सचेतन कहानी, बार बार प्रश्न बना है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी के प्रवर्तक है महीप सिंह, 1964। सहज कहानी अमृत राय, 1968 में लिखी गई रचना है। वर्ष है, समय काल, सहज कहानी अमृत राय। समानांतर कहानी के बारे में बात करते हैं। समानांतर कहानी कमलेश्वर जी की कहानी है, के प्रवर्तक हैं। सक्रिय कहानी राकेश वस, सक्रिय कहानी 1979। जनवादी कहानी 1982 में। तो इस तरह के आप देखिएगा, इसमें से जो भी आपको मैंने अभी बताया है कि सचेतन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय, जनवादी, ये
जितने भी आपको अभी जो बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समय काल और प्रवर्तक को याद रख लीजिएगा। प्रश्न बन जाता है, मिलान के लिए भी बन जाता है, दे दिया जाएगा कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है, तो अमृत राय हैं, या फिर समय काल दे दिया तो 1968 है। इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा। साठोत्तरी कहानी को बताते हैं। मैंने आपको बताया है कि अभी गंगा प्रसाद विमल, देखिए गंगा प्रसाद विमल के बारे में बात करते हैं। ये प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा जाता था। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया गया था। गंगा प्रसाद विमल लिखते हैं, कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। ये गंगा प्रसाद विमल जी का कथन है। कथाकार मार्कंडेय लिखते हैं, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है। कथाकार मार्कंडेय कहते हैं कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो कि आगे आपको यहाँ पे कहा है, जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है। यहाँ पे आप देखिए, जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। ये कथन जो है कथाकार मार्कंडेय जी का है। महीप सिंह लिखते हैं वहीं पर, आधार पत्रिका। महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महेश सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। ये महेश सिंह जी का कथन है। यहाँ पे आप देखिए, सहज कहानी के संबंध में अमृत राय कहते हैं, सहज कहानी आपने देखा है कि अमृत राय के प्रवर्तक हैं, इसके प्रवर्तक हैं। कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को ना खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था के भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत राय ने कहा है, उनका कथन है, सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया गया। सहज कहानी का जो आंदोलन है नई कहानी पत्रिका से आरंभ माना जाता है। कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया था। तो इसको याद रख लीजिएगा, क्या है, अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया था धर्म युग में कमलेश्वर जी ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता था। प्रश्न बन सकता है तर्क वितर्क के लिए कि समानांतर कहानी आंदोलन में किस प्रकार की बातों को बल दिया गया था। तो आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता था समानांतर कहानी में। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात जो है सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ये प्रश्न बार बार बना है, समानांतर कहानी का आंदोलन किस पत्रिका से हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा, सारिका पत्रिका के माध्यम से शुरुआत हुई थी। राकेश वश के बारे में बात कर रहे थे। राकेश वश का देखा है आपने, सक्रिय कहानी 1979 जो है पत्रिका मंच में ये प्रकाशित किया गया था। तो राकेश वश जी कहते हैं, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी है। जनवादी कहानी के बारे में बात करते हैं। जनवादी 1982 ईस्वी में जनवादी लेखक संघ के बारे में बात करते हैं। आंदोलन जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ था। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ित दलितों, असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। आप देखेंगे कि सबसे पहले अलग अलग जो है आलोचकों के द्वारा किस कहानी को पहली कहानी कहा गया है, ये प्रश्न बार बार बनता है। तो अब याद रखेंगे कि नामवर सिंह ने परिंदे को, जो कि परिंदे निर्मल वर्मा जी की कहानी है, आप देखिए यहाँ पे इनकी हिंदी की पहली कहानी नामवर जी किसको मानते हैं, तो परिंदे को स्वीकार करते हैं, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है।
नामवर सिंह ने लिखा है परिंदे की लतिका, उसमें पात्र है कौन है? लतिका। लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी साक्षी हो जाती है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। तो ये जो कथन है ये किसका है? तो नामवर सिंह जी का है, परिंदे कहानी के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके जितने भी देख रहे हैं आप सारी कहानीकार के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सन के हिसाब से भी, सन के दृष्टिकोण से भी, और कहानी के संग्रह के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले मैं आपको बता दूं, कहानी पत्रिका की पुनः प्रकाशन के साथ साथ जब आपको मैंने बताया है कि 1942 में ये कहानी पत्रिका बंद हो गई थी, जो कि 1954 में फिर से प्रकाशित हुई। कहानी पत्रिका पुनः प्रकाशन के साथ साथ यह कहा गया, आज के हिंदी भाषा के जीवन की विविधता और समस्याओं की जटिलता के हर पहलू को हिंदी कहानी ने अपने में आवेष्टित कर लिया है। शिल्प, सौंदर्य और विषय वस्तु दोनों में ही आज की हिंदी कहानी पहले को हिंदी कहानी से कहीं आगे है। तो प्रथम नई कहानी के बारे में मैंने आपको बताया है कि हिंदी की पहली कहानी निर्मल वर्मा की परिंदे को शिकार करते हैं 1960 में लिखी गई थी, जो कि नई कहानी की पहली कृति है, पुस्तक है। यही कहीं ना कहीं अब शिव प्रसाद सिंह की जो रचना है दादी माँ, शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ की रचना को भी कहीं ना कहीं हिंदी की पहली कहानी कही जाती है। नई कहानी और निर्मल कहानी, नई कहानी के बारे में तो निर्मल वर्मा का आप ध्यान रख लीजिएगा, नामवर सिंह ने परिंदे को स्वीकार किया है। इस विवाद में उषा प्रियमदा जो कृत है, वापसी का नाम भी आता है। तो इस तरह से विवाद के अंतर्गत है। नई कहानी की परिस्थितियां के बारे में बात करते हैं। नई कहानी की परिस्थितियां क्या थी? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां, जो भी कहानियां होती हैं, जो भी रचनाएं होती हैं, उस समय की परिस्थितियां को जानना बहुत आवश्यक है। तो इस समय जब आज़ादी से मोहभंग होने लगा था, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता बोध से भर दिया था। तीव्र शहरीकरण होने लगा था। गांव से जो व्यक्ति शहर में आकर बसे, उन्हें रोजगार तो मिला, किंतु अकेलेपन और अलगाव जैसी समस्याओं से उन्हें संबंधहीन, एकांकी और निरर्थक जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। शहरी शिक्षित मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ, तो जो सामाजिक दायित्वों के बजाय अपने व्यक्तिगत हितों, सपनों को लेकर ज्यादा चिंतित था। नारियां शिक्षित थी, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने लगी थी, जिसके कारण स्त्री पुरुष संबंध में बुनियादी परिवर्तन आने लगा था। पारिवारिक ढांचा टूटने लगा था। यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा था। ये सब दृष्टिकोण हम देखेंगे नई कहानी के अंतर्गत, समकालीन रचनाओं के अंतर्गत। सारे विशेषताएं, ये सारी समस्याएं, यौन नैतिकता, स्त्री पुरुष संबंध, आत्मनिर्भर, सारे ये विषय आपको नई कहानी, समकालीन कहानी के अंतर्गत दिखाई देगा। नई कहानी के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में अस्तित्ववादी विचारधारा की भी महती भूमिका रही है। इससे उपजे भावबोध ने नई कहानियों में अधूरेपन और विसंगति जैसे मनोभाव को महत्वपूर्ण जगह दी है। अब हम बात करेंगे इनकी विशेषताएं, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, विशेषताएं और प्रवृत्तियां। नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल। ये कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या किसी भी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने के तैयार नहीं। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि कहानी जीवन के वास्तविक अनुभव के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। मांस का दरिया रचना आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार और संग्रह निम्नांकित के बारे में। कहानीकार भीष्म साहनी जी की कहानी है भाग्य रेखा, 1953 में लिखी गई है। भाग्य रेखा के बारे में बात करते हैं। पटरियाँ, देख रही हैं, पटरियाँ इनकी रचना है। और पहला पार्ट देखिए 1957 में लिखी गई है। भटकती रात 1966 में। पटरिया की बात करें तो 1973 में। वांगचू 78 में। शोभ यात्रा 81 में। निशाचर 83 में। पाली 89 में, 89 में।
नायन 1998 में ये रचना लिखी गई है, जो कि स्वातंत्रोत्तर विविध कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकार के अंतर्गत है। भीष्म शाहनी का समय काल 1915 से 2003, इस तरह से सन याद रख लीजिएगा। 1915 से 2003 इनकी रचनाएं आती हैं। भाग्य रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शोभ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निशाचर वांगचू भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा। मुक्तिबोध के बारे में बात करते हैं। मुक्तिबोध है काठ का सपना। मुक्तिबोध के बहुत ही महत्वपूर्ण है काठ का सपना, जो कि बार बार पूछा जाता है। 1967 सतह से उठता आदमी, 1971 में सतह से उठता आदमी भी प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न बार बार बना है, तो इसको याद रख लीजिएगा। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, ये प्रश्न हमेशा कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं भैरव प्रसाद गुप्त की रचनाओं के बारे में। भैरव प्रसाद का देखिए मोहब्बत की राहें। मोहब्बत की राहें किसकी रचना है? 1945 में भैरव प्रसाद की रचना है, 1945 में लिखी गई। फरिश्ता, फरिश्ता 1946 में। बिगड़े हुए दिमाग 1948 में। इंसान 1950 में। सितार के तार 1951 में। बलिदान की कहानियाँ 1951 में। मंजिल 1951 में। 3 रचना है भैरव प्रसाद की। सितार के तार 1951 में, बलिदान की कहानी 1951 में, मंजिल 1951 में। ये 3 तरह की रचनाएं हैं। सपने का अंत 1961 में। आंखों का सवाल 1965 में। मंगली की टिकुली 1982 में। आप क्या कर रहे हैं 1983 में। तो दोस्तों इस तरह से ये रचनाएं हैं। भैरव प्रसाद गुप्त के बारे में बात करूं कि भैरव प्रसाद जो है मधुरेश का कथन है, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियाँ मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं। ये मधुरेश जी का कथन है। कहीं वहीं दूसरी ओर मधुरेश जी और कहते हैं भैरव प्रसाद गुप्त के बारे में कि भैरव प्रसाद गुप्त जितने सजग संपादक थे, उनकी अपनी कहानियाँ शायद वैसी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपनी सफल उल्लेखनीय कहानियों में से वे प्रेमचंद की तरह ग्रामीण और शहरी परिवेश पर समान रूप में लिखते हैं। ये भैरव प्रसाद जी का कथन, भैरव प्रसाद जी के लिए कथन है मधुरेश जी का। अब हम बात करेंगे अमरकांत, इनकी रचना। अमरकांत के बारे में आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अमरकांत। यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है अमरकांत के बारे में। जिंदगी और जोक, जिस तरह से आप देख रहे हैं जिंदगी और जोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनकी रचना बार बार प्रश्न नेट के सिलेबस में हो या टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं देश के लोग। देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। तो इसमें से जिंदगी और जोंक बार बार पूछा गया है, कुहासा भी पूछा गया है, और देश के लोग भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देश के लोग। अब बात करते हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की कहानी के बारे में देखिए आप। राजेंद्र यादव, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने 1954 में। जहाँ लक्ष्मी कैद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये प्रश्न बना है कि जहाँ लक्ष्मी कैद है किसकी रचना है, तो याद रख लीजिएगा राजेंद्र यादव की है, और 1957 में ये रचना लिखी गई। अब बात करते हैं अभिमन्यु की आत्महत्या। ये भी प्रश्न बना है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ये प्रश्न बार बार बनता है, और इसको याद रख लीजिएगा। जो प्रश्न बार बार आए हुए हैं उसको बार बार आप रिवीजन करते रहिए। जहाँ लक्ष्मी की कैद है, जैसे अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल आपने पढ़ा होगा। छोटे छोटे ताजमहल, ये छोटी सी कहानी है, इसको ज़रूर पढ़िए। राजेंद्र यादव जी की कहानी है कि किनारे से किनारे तक 1963 में। टूटना, अपने पहाड़ 1968 में। ढोल और अन्य कहानियाँ 1972 में। हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006 में ये रचना लिखी गई है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल और किनारे से किनारे तक की रचना पूछी गई है। मोहन राकेश की सबसे ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है मोहन राकेश की कहानियाँ। इसमें से हर बार परीक्षाओं में ये प्रश्न बनते ही हैं। मोहन राकेश की कहानी के बारे में बात करते हैं। इंसान के खंडहर,
इंसान के खंडहर 1950 में, नए बादल 1957 में, जानवर और जानवर 1958 में, एक और ज़िंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1966 में। तो दोस्तों मोहन राकेश का ऐसा कोई भी रचना नहीं है जो नाटक हो या कहानी हो या उपन्यास हो, ये सारी आपको रचनाएं याद रख लेनी है। इंसान के खंडहर ये भी पूछा गया है, एक और ज़िंदगी 1961 में ये भी पूछा गया है, जानवर और जानवर किसकी रचना है तो मोहन राकेश की है, ये भी रचना पूछी गई है। कमलेश्वर की भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमलेश्वर की रचना है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया की बात कर रहे हैं 1957 में, कस्बे का आदमी 1958 में, खोई हुई दिशाएं ये भी बार बार पूछा गया है। खोई हुई दिशाएं किसकी रचना है, राजा निर्बंसिया के बारे में भी पूछा गया है। मांस का दरिया 1966 में, ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। बयान 1973 में, आज़ादी मुबारक 2002 में ये रचना लिखी गई है, जो कि कमलेश्वर जी की भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती के बारे में बात करते हैं। मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव 1946 में लिखी गई है। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में, चांद और टूटे हुए लोग 1955 में, बंद गली का आखिरी मकान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया प्रश्न है बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है, तो याद रख लीजिएगा आप, धर्मवीर भारती का है। समय काल 1969 में, मुर्दों का गांव भी 1946 में, इसको इस तरह से याद रख लीजिए। बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल का बहुत ही महत्वपूर्ण है रचना, देखिए आप, सुने आंगन रस बरसे 1960 में, नए स्वर नई रेखाएं 1965 में, एक बूंद जल 1964 में, एक और कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और कहानी 1964 में पूछी गई। डाकू आए थे 1974 में। निर्मल वर्मा की कहानी के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कव्वे और कालापानी 1983 में पूछा गया है। परिंदे के बारे में बात कर रहे थे न, परिंदे की कहानी जो है नामवर सिंह ने इसको क्या कहा है, प्रथम कहानी स्वीकार की है, नई कहानी। और निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी इसको स्वीकार किया है किसने, तो नामवर सिंह जी ने। ठीक है। इनकी रचना जो परिंदे हैं 1960 में जो लिखी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कव्वे और पानी जो है इसको 1983 को, इसको याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं बीच बहस में जड़ती झाली पिछली गर्मियों में, इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना, जो कि लिखी गई है। ठुमरी, ठुमरी भी पूछा गया प्रश्न है। ठुमरी किसकी रचना है 1959 में। आदिम रात्रि की महक, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आदिम रात्रि की महक किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में, अच्छे आदमी 1986 में, अग्निखोर 1983 में लिखा गया है। बात करते हैं वहीं श्री प्रसाद सिंह जी का आर पार की माला। आर पार की माला किसकी रचना है पूछा जाता है, तो 1955 में ये रचना लिखी गई है शिव प्रसाद सिंह जी की। कर्मनाशा का हार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। कर्मनाशा का हार किसकी रचना है, तो शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। अंधेरा हंसता है भेड़िया, यहाँ पे मुर्दा सराय 1966 में, अंधेरा हंसता है 1975 में, भेड़िया 1977 में। इस तरह से प्रश्न है। अब बात करते हैं मार्कंडेय की। पान, फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़ पूछा गया प्रश्न है। महुए का पेड़ किसकी रचना है, हंसा जाई अकेला, बहुत बार पर प्रश्न पूछा गया है 1957 में। हंसा जाई अकेला मार्कंडेय जी की, याद रख लीजिएगा। माही 1962 में, बीच के लोग 1975 में, भूदान 1958 में। वहीं आप बात करेंगे रघुवीर सहाय जी की रचना, ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। रघुवीर सहाय जी का रास्ता इधर से है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये 1982 में रचना लिखी गई है। जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 में लिखी गई रचना है। यहाँ पे आप देखिए गंगा प्रसाद विमल जी की रचना है विध्वंस 1965 में। शहर में, यहाँ पे देखिए बीच की दरार, अतीत के कोई शुरुआती खोई हुई थाती। रमेश बख्शी की देखिए तलघर पूछा गया प्रश्न है। तलघर 1969 में। इस तरह से रचना है। सजा इनकी जो है रमेश बख्शी जी की है। रविंद्र कालिया का पूछा गया है 9 साल छोटी पत्नी, याद रख लीजिएगा 9 साल छोटी पत्नी किसकी है, तो रविंद्र कालिया जी की है रचना है। और चकैया नेम गरीबी हटाओ, ये पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए 1976 में गरीबी हटाओ।
शैलेश मटियानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैलेश मटियानी का भी आप देखिए, दो दुखों का एक सुख, सुहागनी तथा अन्य कहानियाँ, हारा हुआ, ये रचना है। तीसरा यहाँ पे सुख और महाभोज। महाभोज तो जानते ही हैं कि शैलेश मटियानी जी का है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महाभोज याद रख लीजिएगा। देखिए, ये बन्नू भंडारी का मत सोचिएगा, ये अभी 1975 की जो रचना है, ये महाभोज जो है शैलेश मटियानी जी का है। चील 1976 में लिखी गई रचना है। रामदरस मिश्र खाली घर है, वह एक दिनचर्या सर्पदंश सर्पदंश पूछा गया प्रश्न है कि किसके है, तो रामदरस मिश्र जी का है। वसंत का दिन है ना, आज का दिन भी है, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, और विदूषक। विदूषक पूछा गया प्रश्न है, 2002 में लिखा गया है, किसकी रचना है, तो रामदरस मिश्र का विदूषक। शेखर जोशी कोशिका खटवार, जो कि सिलेबस में ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका खटवार, साथ के लोग, हलवाहा, मैरा पहाड़, नौरंगी बीमार, डोंगरी वाले, इस तरह से रचना है। ज्ञानरंजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानरंजन का ये भी पूछा गया प्रश्न है। फेंस के इधर उधर 1968 में। यात्रा 1971 में लिखी गई है। क्षण जीवी 1977 में। सपना नहीं 1977 में। काशीनाथ सिंह का है लोग बिस्तरों पर 1968 में। सुबह का डर 1975 में। आदमी नामा 1978 में। नई तारीख 1979 में। कल की फटे हाल कहानियाँ, सब सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये पूछा गया है। सदी का सबसे बड़ा आदमी 86 में रचना लिखी गई है। जगदीश चतुर्वेदी का निहंग, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियाँ, विवर्त। दूधना सिंह सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई के शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये पूछा गया प्रश्न है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो दूधना सिंह का, 2002 में, इसको याद रख लीजिएगा। निष्कासन। गिरिराज किशोर की बात करते हैं। चार मोती, ब्याब, नीम के फूल, पेपर वेट। पेपर वेट भी पूछा गया प्रश्न है। पेपर वेट किसकी रचना है, तो गिरिराज किशोर जी की है। रिश्ता और अन्य कहानियाँ, शहर दर शहर, हम प्यार कर ले, जग तारिणी, यह देह किसकी है, और आंध्रे की प्रेमिका। हिमांशु जोशी की देखिए, हिमांशु जोशी का मैंने आपको बताया था रचना, आप पढ़िए इसको, इनकी भी रचनाएं बहुत अच्छी हैं। और अंततः 1965, रथ चक्र 1975, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर शहर। रमेश चंद्र जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। रमेश चंद्र जी का शाह का जंगल में आग, यहाँ पे देखिए मोहल्ले का रावण, मोहल्ले का रावण पूछा गया प्रश्न है। मानपत्र थिएटर, इस तरह से इनकी रचनाएं हैं, इसको याद रख लीजिएगा। जंगल में आग भी पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं गोविंद मिश्र के बारे में। गोविंद मिश्र की रचना देखिए, नए पुराने, माँ बाप, अंतःपुर, रगड़ खाती आत्माएं, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक, इतिहास, बगला बाबा, आसमान कितना नीला, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो। ये रचना अभी तक तो पूछी नहीं गई है। सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली कहाँ है पूछा गया है प्रश्न 1985 में। हृदय, अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास, उत्तराधिकारी, अमर कक्षा, नागरिक, रामलीला, सम्मान, सन 1920, उसी जंगल समय में। 2004 में हृदय की रचना, तो हृदय जी की रचना आप रामलीला और 1993 में, इसको याद रख लीजिएगा। महेश्वर स्पर्श, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना, हंसने वाली औरत। हंसने वाली औरत का प्रश्न पूछा गया है, किसकी रचना है। कामता नाथ की देखिए रचना है, छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते। विवेकी राय का चित्रकूट के घाट पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया प्रश्न है। चित्रकूट के घाट पर 1988 में लिखा गया। सर्कस 2005 में लिखा गया। नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री। संजीव का देखिए सफरनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, प्रेत, मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993 में। प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा, आदमी। अब हम बात करते हैं मिथिलेश्वर का बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महक, धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे पी लाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर अपने जमुने। मित्र जी कभी रचना नहीं पूछी गई है।
शानी जी की देखिए, शानी जी की है बबूल की छाँव, जो कि पूछा गया प्रश्न है। शानी काला जल इनकी भी रचना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त का क्या हुआ 1975, बिरादरी की अन्य कहानियाँ, सड़क पर करते हुए। राकेश वत्स जी का देखिए, राकेश वत्स जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ हैं इनकी, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआती कहानियाँ हैं और शुरुआत की इनकी कहानियाँ हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे सेवाराम यात्री जी की, जो कि यहाँ आप देख लीजिएगा। सेवाराम यात्री, बादशाह हुसैन रिजवी, धीरेन्द्र अस्थाना, बदियुज्जमा के बारे में बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचना अनित्य, पुल टूटते हुए और ब्राह्मण। पुल टूटते हुए किसकी रचना है? तो बदियुज्जमा की, इसको याद रख लीजिएगा। विनय मोहन सिंह जी का है टट्टू सवार एक बंगला ने बने न्योरा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती को किससे, है ना। ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह की अतिथि देवो भव, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतिथि देवो भव अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की रचना है, इसको याद रख लीजिए। नरेंद्र कोहली, परिणति, कहानी का भाव, दृष्टि देश में एक संबंध, शटल। भीमसेन त्यागी की रचना है दीवारें ही दीवारें हैं जबान। मधुकर सिंह जी का है पूरा सन्नाटा, पहला पाठ। सतीश जमाली, प्रथम पुरुष, थके हुए हाथ। बलराम जी का है कलम हाथ हुए, मलिक के मित्र। इस तरह से ये रचनाएं हैं। उदय प्रकाश जी का पूछा गया है, उदय प्रकाश जी का दरियाई घोड़ा और पाल गोमरा का स्कूटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरे ख्याल से प्रश्न पूछा गया है 2009-10 में कुछ पूछा गया है। पाल गोमरा का स्कूटर किसकी। पीली छतरी भी पूछी गई रचना है, उदय प्रकाश जी का है। पीली छतरी वाली लड़की 2001 में, दंत, है ना। इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा। रमेश उपाध्याय की भी रचना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। योगेश कुमार जी के बारे में बात करते हैं। योगेश कुमार जी का देखिए आप, परामर्श, मिथ्याचक्र, है ना। स्वयं प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाश जी है। मात्रा और भार इनकी रचना है। सूरज कब निकलेगा इसका प्रश्न है, स्वयं प्रकाश का है। अगली किताब इनकी है आसमां कैसे कैसे। इस तरह की रचनाएं हैं। जन्म 2002 में। अब हम बात करते हैं शिवमूर्ति की रचना, केसर कस्तूरी। अब ये लगभग सभी इस तरह की रचनाएं हैं। कमलाकांत की रचना है। आप देखिए दिवाकर जी की रचना है, नए गांव में अलग अलग, बीच में टूटा हुआ, नए घर चढ़े हुए, मखान पोखर, माटी रानी। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं अखिलेश के बारे में। शैलेंद्र सागर और शैलेंद्र सागर और प्रेमवद के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाओं को आप देखिएगा। ये देखिए प्रियमवद, शैलेंद्र सागर, इस जुनून में और मकान ढरा है माटी, अमीन प्रतिरोध। प्रियमवद की कहानी खरगोश फाल्गुन की एक कथा है। वहीं बात करेंगे अखिलेश जी का, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, अंधेरा। संजय की है कामरेड की कोट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कामरेड का कोट, जो कि यहाँ पे बार बार पूछा गया प्रश्न है। संजय कामरेड का कोट 1993 में और नंगा 2001 में। तो दोस्तों इस तरह की ये रचनाएं हैं। आप सारी रचनाओं को तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते रहें कि जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो याद हो सकता है उसको आप कोशिश करिए याद करने की, जो आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह का इनकी सारी रचनाएं हैं। मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।